स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, 90 के दशक में असरानी का एक हिट विज्ञापन आया था। पुराने लोग उसे जानते हैं। असरानी के घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वे बल्ब लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। दुकानदार उन्हें एक बल्ब दिखाकर उसकी खूबियां गिनाते हैं तो असरानी इतना खुश हो जाते हैं कि वह कहते हैं कि सारे घर के बदल डालूंगा। 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों के पुराने चेहरे बदलकर उस विज्ञापन की याद ताजा कर दी है। 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे। तीनों धुरंधर चुनाव लड़े भी थे, जीते भी थे, लेकिन तीनों को हटाकर नई रोशनी वाले नए बल्ब लगा दिए गए हैं। रमन सिंह ने मन महसूस कर स्पीकर बनना स्वीकार कर लिया है, जबकि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान हटाए जाने का निर्णय बहुत बुझे मन से स्वीकार कर सके। मीडिया के एक वर्ग को यह सब समझ नहीं आ रहा कि भाजपा में यह सब कैसे हो जाता है, जबकि कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाकर 2018 में अशोक गहलोत को किनारे नहीं कर सकी थी और अभी कुछ महीने पहले सिद्धारमैया को भी किनारे नहीं कर सकी। दोनों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया था और उसने भी बिना ना नुक्कर किए आराम से उस पद को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस समर्थक और भाजपा विरोधी पत्रकारों के लिए भाजपा के भीतर का अनुशासन एक पहेली बन गया है। कांग्रेस तो हार के सदमे से उभर कर 1 हफ्ते के भीतर ही संसद में हंगामे पर उतर आई है। कांग्रेस समर्थक यूट्यूबर हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे, तो अब उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है कि 3 राज्यों में नए चेहरे लाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ की बारी है। इस तरह के वीडियो और खबरें आनी शुरू हो गई हैं। वैसे यह नया शगुफा नहीं है। इससे पहले भी लगातार कई महीनों से यह खबरें आ रही थी कि अमित शाह और योगी में टकराव है। कई महीनों से इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही थी, लेकिन अब इन्हें एक नई रोशनी मिल गई है। इनकी खुराक मिल गई है इनको कि क्योंकि तीनों राज्यों में बदला है तो अब योगी की बारी है। और योगी मोदी की मर्जी से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये भी ये लोग कहते रहते हैं। कोई उनसे पूछता नहीं कि जब तुम लोगों की सारी खबरें गलत हो जाती हैं, 2-4 गलत हो 2-4 ठीक हो तो चलता है, लेकिन जब सारी खबरें गलत हो जाती है तो काहे के राजनीतिक पंडित बने घूम रहे हो। अब इन्होंने एक नए तरीके का आकलन शुरू कर दिया है कि इन चुनावों का लोकसभा चुनावों पर क्या असर होगा। चुनावों के दौरान तो विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल बता रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को हटाने से भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी की भाषा में इन्हें मूर्खों का सरदार कहना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों राज्यों में कोई और पार्टी तो है ही नहीं। तो क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें इन राज्यों में छीन सकती है? अगर वे यही कहना चाहते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। कांग्रेस तभी जीतना शुरू करेगी जब वह चंडू खाने के यूट्यूबरों और एनजीओ चलाने वालों की सलाह लेना बंद करेगी। अब राहुल गांधी ने यह किसकी सलाह पर कहा है कि संसद में घुसपैठ की वजह बेरोजगारी और महंगाई है? इन्हीं चंडू खाने के यूट्यूबरों और एनजीओ वालों की सलाह पर। योगेंद्र यादव आजकल राहुल गांधी के गुरु बने हुए हैं। पहले दिग्विजय सिंह गुरु थे, अब ये नए गुरु हैं योगेंद्र यादव। यह ज्ञान उन्हें योगेंद्र यादव ने दिया है, जो लोकसभा में छलांग लगाने वालों को भगत सिंह बता रहे हैं, अपराध को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद ने ही राहुल गांधी को वैसे तो आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि अराजकता को देश की समस्याओं के साथ जोड़ना देशद्रोह के समान है। मोदी विरोध का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज का विरोध करते चले जाएं, हर चीज का अपने नजरिए से फैसला करते जाएं। गरीबी और महंगाई कोई 2014 के बाद की समस्या नहीं है।
इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 50 साल पुरानी बात हो गई। देश की किसी समस्या का मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र पर ही हमला कर दिया जाए। संसद देश की समस्याओं पर विचार करने का मंच है और आप जनता की समस्याओं का विचार करने के लिए ही चुनकर भेजे गए हैं। घुसपैठ करके धुआं फैलाने का मंच नहीं है। अगर इन लोगों ने घुसपैठ करके वहां पर छलांग लगा करके धुआं फैलाया है तो यह सब आपकी विफलता का नतीजा है कि आप जनता की समस्याओं को संसद में उठा नहीं पा रहे, वहां सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। और राहुल गांधी खुलेआम अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि यूपीए के शासनकाल में नक्सलवाद की समस्या बहुत बढ़ गई थी, खासकर झारखंड के इलाके में और छत्तीसगढ़ के इलाके में, कुछ आंध्रा के इलाके में भी। तब गृह मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे और पी चिदम्बरम भी कुछ इसी तरह का ज्ञान दिया करते थे कि नक्सलवाद क्यों है, ये सिर्फ क्राइम नहीं है। अभी भी वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अति राष्ट्रवाद खतरनाक है, अति राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के नेता यही नहीं समझ पा रहे कि राष्ट्रवाद ही भाजपा की पूंजी है। राष्ट्रवाद कभी कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण और कम्युनिस्टों के चक्कर में आकर राष्ट्रवाद को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग राष्ट्रवाद को नहीं मानते। इन दोनों वर्गों की आस्था राष्ट्र से बाहर है। भारत में इनकी आस्था नहीं है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में इनकी कोई आस्था नहीं है, बल्कि देश को देश ही नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लपक लिया है। जो कमजोरी थी कांग्रेस की राष्ट्रवाद को लेकर के, उसे भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। इसलिए जैसे कांग्रेस की जड़ें जमी हुई थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जम गई हैं। इसलिए पी चिदम्बरम ने तो मान लिया है कि 2024 में विपक्ष मोदी को नहीं हरा सकता। वो चुनाव के पंडित पीके भी यही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना आता है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता। कांग्रेस पहले जीत रही थी क्योंकि विकल्प नहीं था जनता के सामने। और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, इसे पी चिदम्बरम ने ही समझा दिया है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को आखिरी चुनाव समझकर लड़ती है और कांग्रेस चुनाव को गंभीरता से लड़ ही नहीं पाती। ये मैं नहीं कह रहा, ये पी चिदम्बरम ने कहा है। अब मैं तो इसे राहुल गांधी पर पी चिदम्बरम की टिप्पणी के रूप में देखता हूं, जो खुद ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ देते हैं। हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि कांग्रेस का खेल बिगड़ जाता है। जैसे वह राष्ट्रवाद को पनौती कह देते हैं। मोदी क्रिकेट का मैच राष्ट्रवाद का मुजाहरा करने के लिए देखने गए थे। भारत हार गया तो राहुल गांधी ने मोदी को ही पनौती कह दिया। राहुल गांधी चुनाव को गंभीरता से लड़ रहे होते तो पनौती वाली टिप्पणी करने से पहले सोचते कि लोग इसका क्या अर्थ निकालेंगे। मोदी देश की जनता के साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस को पहले यह स्वीकार कर लेना चाहिए और जनता के दिमाग से मोदी को निकालने के लिए कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति करनी होगी। आप खिल्ली उड़ा करके सकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन हैरानी यह है कि कांग्रेस देश के मिजाज को समझ ही नहीं रही। देश का मिजाज 370 के खिलाफ था, कांग्रेस ने उसे नहीं पहचाना। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वह ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताएं। कांग्रेस अब फाली नरिमन को उठा करके ले आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बता रहे हैं। यहीं पर राष्ट्रवाद का इम्तिहान हो जाता है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का पाकिस्तान और चीन विरोध कर रहा है,
उसका फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरह कांग्रेस भी विरोध करेगी तो देश उसे उसी नजर से देखेगा जिस नजर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा को देखता है। मोदी और अमित शाह तो ताल ठोक कर संसद में कह रहे हैं कि वे राष्ट्रवाद से किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।